नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी महिला से जिनको 250 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं। स्टेट अवार्ड, स्काउट अवार्ड, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट और भी ना जाने क्या क्या। इन सब विषयों पे हम इनसे बात करेंगे कि इतने अवार्ड कैसे इन्होंने अर्जित करे। ये घर पे 10 भाई बहन थे और सभी के सभी सरकारी नौकरी। ये भी एक आश्चर्यचकित बात है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। कपड़े पहनना, रेप, गवर्नमेंट स्कूल्स, इन सब विषयों को हम कवर करके चलेंगे क्योंकि ये एक स्टेट अवार्डी हैं। इनका तजुर्बा है सरकारी स्कूल में एज ए सरकारी अध्यापिका 29 वर्ष का। दोस्तों, हम इनसे बात करेंगे क्या हरियाणा के स्कूल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच पाएंगे, क्या कोई कमी रह जाती है। स्काउटिंग डिसिप्लिन का जीवन में क्या महत्व है, एक स्टूडेंट का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्या उसे पढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी दोस्तों बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, इनके क्या विचार हैं इस पे। धर्म क्या है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। देखने योग्य और समझने योग्य ये वीडियो है। दोस्तों, मैं अपील करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। जिनको मैं आपके सामने ला रहा हूं उनके विचार पूर्णतः आप तक पहुंच पाए। तो ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ मैं ये बता पाऊंगा दोस्तों कि जितने अवार्ड मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये उन्होंने अचीव करे हैं लाइफ में। एक अवार्ड अचीव करना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है और 250 से ज्यादा अवार्ड अचीव करना तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अपने शब्दों को विराम देते हुए आपको मिलवाता हूं मैं श्रीमती स्नेहलता जी से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमती स्नेहलता जी। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं जो आपने अचीवमेंट्स हासिल की हैं लाइफ में। थैंक यू विशाल जी। और जो आपका एक्सपीरियंस है मैम साझा करेंगे और किसी न किसी को कुछ न कुछ सीखने को मिले, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा सभी के लिए। जी जी जी। मैम, सबसे पहली बात मैं जो शुरू करूंगा कि लोग कहते हैं ज्वाइंट फैमिलीज अब कम हो गई हैं, पर आपकी जो ज्वाइंट फैमिली थी, आप 10 भाई बहन थे। हैं। अभी हैं। हाँ। ठीक है, सॉरी, अभी आप 10 भाई बहन हैं और उनमें से 9 जो लोग हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी जी। और अभी 8 आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और 2 जो हैं यूएस सेटल हो गए हैं। जी। तो मैम, ये क्या ऐसा था कि मतलब लोग कहते हैं सिफारिश चल जाती है तो एक आधा उन्हें लग जाता है, ये सभी कैसे, क्या मेहनत थी या सिफारिश थी, वो बताइए। जी, नमस्कार विशाल जी। सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार कि आपने अपना मुझे इस लायक समझा कि आपने एक सेशन करने का सोचा। बिल्कुल ठीक बात। आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? मेरे बड़े ब्रदर नियर अबाउट 70 ईयर्स। और ये कहें कि वो समय ऐसा था कि मेरे पिताजी सरकारी ठेकेदार थे। और आप ये कहिए कि ये नहीं कह सकते कि उस टाइम कोई सिफारिश थी। चलते गए। जो मुझे लगता है कि उस समय जो थोड़ा भी ठीक से अगर पढ़ाई में कर जाता था, सबको नौकरियां मिल जाती थी। तो ये आप इत्तेफाक कहिए या हमारे माँ बाप की मेहनत थी, और सबसे बड़ी बात ऊपर वाले का आशीर्वाद कि जिनकी हम सब भाई बहनों पे कृपा रही और हम सब गवर्नमेंट जॉब में अपने आप आए। तो मैम, ये ऐसा कह सकते हैं उस टाइम कंपटीशन कह सकते हैं कम था, या अब कंपटीशन जैसे एच टेट सी टेट एजुकेशन की हम बात करते हैं वही ज़्यादा बढ़ गए हैं, फिर एक एच टेट की मान्यता भी हो गई है 5 साल की, ऐसी भी चीज़ें हैं उस टाइम नहीं थी। हाँ, ये बात भी आप सही हैं, क्योंकि आज इस बदलते परिवेश में जहाँ कंपटीशन का समय है और इतने सारे बैरियर्स है, आप ये कहें कि इतने स्टेप्स के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। पहले इतने स्टेप्स नहीं थे, लेकिन ये भी बात सच है कि पहले शिक्षा की तरफ इतना रुझान नहीं था या कुछ लोग कर पाते थे। पहले सबको अगर आम बात करें हम, तो सभी को ये था कि रोजी रोटी कैसे मिले, बस वहाँ पे ज़्यादा फोकस था लोगों का काम पे। तो ऐसा नहीं था कि कंपटीशन नहीं था। लोग बाग पहले भी जो पढ़ जाते थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थे, रोज़गार नहीं थे या कोई पुश्तैनी व्यवसाय नहीं था, उन लोगों के पास शायद कोई चारा भी नहीं था कि नौकरी के अलावा। तो मैम, आज का जो सिनेरियो आता है तो आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन पर्सनल करती हैं
कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए या सेल्फ मेड कह सकते हैं कि अपना बिजनेस का भी एक ट्रेंड जो चला हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप का, लोग बड़े मोटिवेट होते हैं और कॉलेज ड्रॉप आउट्स भी हो जाते हैं, उस पे आप क्या राय रखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है आत्मनिर्भरता, जी ठीक है। और हमारी जो नई शिक्षा नीति है इसमें भी 6th क्लास से, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो उसमें भी जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें यही है कि 6th क्लास से ही आपको पढ़ाई के साथ साथ जिस भी बच्चे की जो स्किल्स है, जो हुनर है, उनको ट्रेनिंग किया जाए कि जिसमें अगर किसी भी कारणवश, चाहे पारिवारिक स्थितियां कह लो या कोई भी कारण से अगर कोई अपनी शिक्षा नहीं कर पाता है तो इस लायक जरूर बने। उसके हाथ में 10वीं पास करते करते या 12वीं पास करते करते हर बच्चे के पास ऐसी कोई स्किल हो जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके या अपना कोई व्यवसाय कर सके। मैम, इसमें मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर ये पकोड़े तलने वाला मुद्दा थोड़े पिछले दिनों बड़ा आया था, इसमें वो एक आत्मनिर्भरता है या डिफरेंट है? नहीं नहीं, ये तो आपने वही बात कह दी कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री जी बन सकता है। आप कभी नहीं कह सकते परिस्थितियां कि कोई भी पकोड़े तलने वाला या कोई भी आम बच्चा जो लगन है। ये एक बात और मैं कहना चाहूँगी विशाल जी कि आज के परिवेश में संसाधनों की, संभावनाओं की कमी नहीं है। अगर आप में जज्बा है, जुनूनियत है, तो जो इतनी अपार संभावनाएं हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, जज्बे के साथ लगेंगे, तो निसंदेह कुछ असफलताओं के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैम, सिर पर परत निशान ऐसी एक है। हाँ, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान जी की अनुभव के साथ बिल्कुल। आप गिरेंगे, 4 बार गिरेंगे, लेकिन 5वीं बार आप खड़े होके जरूर चलना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा संदेश है। आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे वो एक मोटरसाइकिल का इंजन रिपेयर करने वाला है, अगर वो 5-7 बार उसको करेगा, 10 बार करेगा, तो उसकी महारत उसमें आ जाएगी। बिल्कुल, एक्सपर्टाइज इज जी, इम्पोर्टेंट। तो फिर पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैम, अब एक बात करते हैं, एक बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। जी। आपको अवार्ड्स जो हैं मैम, ये मैंने पीछे देखा बहुत सारे मिले हुए हैं, एक मतलब लाइन लगी हुई है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अक्सर हम देखते हैं कि टीचर है या कोई पुलिसमैन है, प्रमोशंस जो होती हैं कम होती हैं। पुलिस में जैसे हम देखते हैं कांस्टेबल है और हेड कांस्टेबल ही रिटायर हो जाता है बंदा, या टीचर्स हम देखते हैं कि स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड तक जाना इतना आसान नहीं रहता, और गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद में। तो ये सफर कैसा था? ये कहे कि खूबसूरत सी जर्नी रही है, और जब आप करते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। एक छोटे छोटे प्रयास हुए, मन में लगन आई, परिवार ने साथ दिया, पति ने साथ दिया, बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने मोटिवेट किया कि आप इतने अच्छे प्रोफेशन में हैं तो क्यों ना आप एक अवेयरनेस भी लाए। चूँकि मेरी जो जॉब रही है वो अधिकतर अपने ग्रामीण परिवेश जी की रही है, और जहाँ तक मुझे लगता था कि हमारे गांव के बच्चों को, ग्रामीण बच्चियों को, बच्चों को, उनको ऐसा नहीं है जानकारी गूगल है, नेट है, जानकारी है बट अधकचरी जानकारी है। तो उनको एक सही टाइम टू टाइम कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, तो वो जानकारी हमने अपने प्रोफेशन के साथ साथ कोशिश की है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा उनको अवेयर किया जाए। जी बीइंग ए शिक्षक। मैम, सोनीपत की टॉप 10 पर्सनैलिटीज में आपका नाम, उसके बाद स्टेट अवार्ड, मतलब 2 महिलाएं पूरे स्टेट में हमारे थी, उनमें से एक आप थी। जी। एजुकेशन की हम बात करें, और भी बहुत सारे दोस्तों अवार्ड हैं, मैं अब गिनती करवाने लगूंगा तो काफ़ी समय उसमें लग जाएगा। तो मैम, मैं कहता हूँ इतना सारा कुछ आपने किया, अगर सभी गवर्नमेंट टीचर्स उस तरह का इनिशिएटिव ले, क्या लैक करते हैं बाकी टीचर्स? आपको ऐसा लगता है कि सभी अगर इस तरह से हो जाएं तो गवर्नमेंट स्कूल्स की दशा, वहाँ के बच्चे, कुछ और रिजल्ट निकल के आएगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बाकी मेहनत नहीं करते। आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स आते हैं वो कई सारे प्रोसेस के बाद सिलेक्ट जी होते हैं और सभी बहुत ब्रिलियंट होते हैं। ये एक तरफा मैं शिकायत नहीं करूँगी, कहीं ना कहीं
हम गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे, वही बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट। और उसमें सबसे दूसरी बात क्या आती है कि चूँकि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स को रोजी रोटी के लिए काम पे जाना पड़ता है, और हम कहेंगे कि शायद वो पूरे दिन के काम के बाद वो अपने बच्चों पे इतनी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा क्या सीख के आता है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पेरेंट्स की उदासीनता भी रहती है। जब प्राइवेट स्कूल्स में आप एक अच्छी खासी फीस देते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अवेयर रहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीख के आता नहीं, वहाँ वो एक चेक रखते हैं। हाँ, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों पे पेरेंट्स का भी चेक नहीं है। हम ये कहेंगे कि सभी टीचर्स अच्छी मेहनत करवाते हैं, सिंसियरली काम कर रहे हैं, बहुत सिनेरियो चेंज है आज के दिन। हाँ, थोड़ा सा अगर पेरेंट्स भी उतना ही कोऑपरेट करने लगे, बीच बीच में आके अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद में पीछे, तो हम टीचर्स को भी लगेगा कि नहीं, हम पे भी चेक है। तो थोड़ी बहुत भी अगर हम कहीं लैग करते हैं अपने बच्चों की ध्यान पे, तो शायद वो कमियां भी ना रहें। तो हम टीचर ही जिम्मेदार नहीं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी जागरूकता की कमी है। मैम, दिल्ली के स्कूल जो है इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हैं, तो हरियाणा के स्कूल कहाँ लैग कर जाते हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्र है हमारा हरियाणा जो कृषि क्षेत्र में आता है, ये एक पॉइंट लगता है आपको? नहीं, अगर ये बात आप कह रहे हैं, मैं पूरी बात इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे हरियाणा में भी कई स्कूल्स अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को मात दे रहे हैं। जींद डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र में है, पानीपत में एक दो स्कूल है, अपने सोनीपत में भी कुछ कई स्कूल अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निखर के आ रहे हैं स्कूल, उनमें स्कूल टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन गांव की पंचायत्स को, उन गांव के मेंबरान को, क्योंकि कोई भी स्कूल जब निखर के आता है तो सबके सहयोग से निकल के आता है। कई जगह पंचायतें इतना अच्छा काम कर रही हैं, वो स्टाफ को आके कहती है आप काम करिए, हमसे जो मदद चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, या कहीं 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 पंचायत ने तो ये भी कर रखा है कि कहीं अगर स्टाफ की कमी भी है तो वो अपने फंड से भी स्कूल में टीचर्स रखते हैं। तो एक ये साझा प्रयोग कहूँगी जहाँ वो अच्छे निकल के आए हैं। निसंदेह आपकी बात ये भी ठीक है कि दिल्ली गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे स्कूल्स, इंटरनेशनल लेवल के, हम भी वीडियोस वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी आए दिन पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। बट उनके करीब करीब, या ये कहिए कि वो देश की राजधानी है, वहाँ पूरा भारत बसता है जी। तो वो उसका भी प्रभाव है। वो कहीं ना कहीं सरकारों पे भी एक प्रेशर है, और अच्छा काम भी किया है दिल्ली सरकार ने भी कि उन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में अपनी सरकार भी कर रही है। अच्छे दिन जरूर, अपने यहाँ भी काफ़ी सुधार है। रोज़ नई नई अटल लैब आ रही है, कहीं कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं। और आप ये देखिएगा जब बदलाव आता है तो उसके एक सही बदलाव की सही पिक्चर आने में थोड़ा समय लगता है। तो आने वाले समय में हम ये भरोसा कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय भी दिल्ली सरकार के विद्यालयों की तरह एक अच्छे रूप में सामने आएंगे। मैम, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूँगा। पहला ये कि 29 साल का आपका एक एक्सपीरियंस है जी, और एक किस्सा दोस्तों मैं शेयर करूंगा कि एक स्कूल सोनीपत 15 सेक्टर का प्राइमरी स्कूल जो खंडर हालत में मैम था, आपने उस पर काम किया, चाहे उसका रेनोवेशन हो, बच्चों का एडमिशन हो। और दोस्तों, ऐसे सर्वे मैम ने किया है जैसे प्राइवेट स्कूल की टीचर्स करती हैं जा जाके कि भाई स्कूल में बच्चे आ जाएं, ये चल पड़े। तो मैम, गवर्नमेंट ने क्या कभी इनिशिएटिव वहां लिया नहीं? उस तरह की चीजें हुई क्या? एक्चुअल में उस समय हमें भी इतना नहीं था कि डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है, बट हाँ, हमने एक शुरुआत की। बट सरकार ने यूँ भी नहीं कहा कि भाई तुम कैसे कर रहे हो सकता है ऐसी पॉलिसी ना हो। उस समय हमें भी इतना ज्ञान नहीं था। तो मैम, तब की सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या चौटाला INLD रही हो, अभी बीजेपी है, तो क्या किस गवर्नमेंट के आपको लगता है कि ज्यादा इनिशिएटिव लगे हैं? क्योंकि उस टाइम पे भी सर्व शिक्षा अभियान मैम था, सब पढ़े करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चल रहा है, तो हर गवर्नमेंट लेती है। तो आपको किस गवर्नमेंट में लगा कि इन्होंने ज्यादा इनिशिएटिव ऐसा लिया है?
या सब आपको लगता है कि राजनीतिक चीजें होती हैं? एक्चुअल में मैं थोड़ा सा मेरा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस पहलू से मैं नहीं कह पाऊँगा। हमने हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखी है, सकारात्मक चीज़ें देखी है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि ये दोष लगाएंगे सरकार नहीं कर रही, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, तो कहाँ से बदलाव आएगा। हमने कोशिश की है कि व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी पे फोकस किया है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, हर टीचर के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। जो बंदा सीटेट टेस्टेड टेस्ट क्लियर करके जा रहा है, तो एज अ टीचर वो जाए कि कुछ सिखाए। कल को बच्चा जेई लग जाता है, इंजीनियर लग जाता है, तो उसे कम से कम पता रहता है कि हाँ ये मेरा टीचर है। टीचर शायद मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भूल जाते हो, पर मुझे लगता है स्टूडेंट्स टीचर्स को नहीं भूलते होंगे। बिल्कुल सहमत हैं इस बात से, क्योंकि इतने लंबी सर्विस में हमें कई बार इतने अपने स्टूडेंट मिलते हैं और जब आके बताते हैं कि वो इतने अच्छे अपने कैरियर में अच्छा कर रहे हैं, जॉब में अच्छा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनमें जो संस्कार हमने इनकलकेट किए थे, डाले थे कि नहीं, हमने हेल्प भी की है। कुछ जैसे आप हमें गाइड करते थे, छोटी छोटी हमारी ज़रूरतें पूरी करते थे, तो ऐसे हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो निस्संदेह टीचर को अच्छा लगता है कि उनके, और हमारी सबसे बड़ी पूंजी, एक अध्यापक की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है कि जब उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अगर अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तो ये उनके लिए गर्व का समय रहता है सबसे। मैम, एक क्वेश्चन जो पब्लिक की तरफ से रेज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के, जी, कि सरकारी टीचर जो हैं पढ़ाते कम हैं, तो उसके संदर्भ में वो कहते हैं कि भाई जो टीचर लगे उस पर ये मस्ट होना चाहिए कि भाई इसके बच्चे तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, तो फिर एजुकेशन का जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा। आप इस बात पे कहाँ तक सहमत हैं? और जी विशाल जी, बिल्कुल सहमत हूँ, बट ये एक बंदिश है, सिर्फ टीचर तक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ तक होनी चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, अगर उन सबके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तो फिर सरकारी विद्यालय को आसमान छूने से कोई नहीं रोक तो सकता। ये मैंडेट एक अच्छा सुझाव है अगर सरकार तक पहुंच पाए। जी। आर्मी वाले मैम स्कूल होते हैं, वो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, बट वहाँ की पंक्चुअलिटी एक अलग लेवल की होती है बशर्ते जो नॉर्मल स्कूल से हम कंपेयर करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनका हम मुकाबला, क्योंकि आर्मी है, जैसे सैनिक स्कूल्स हैं, आर्मी स्कूल्स हैं, उनके ब्लड में, जीन में ही है कि वो डिसिप्लिन लाना ही है, वो पंक्चुअलिटी लानी है, वो हम नॉर्मल स्कूल वाले उनसे मैच नहीं कर पाते। पर किया जा सकता है, आपको किया जा सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मैम, एक किस्सा भी आपका 29 साल का एक सुनना हम चाहेंगे, जो आपका लगा हो कि हाँ ये चीज़ मैंने जो है एक ऑब्जर्व करी है और इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कोई एक ऐसा किस्सा जो कभी नहीं भुलाया जा सकता? ऐसे बहुत सारे मोमेंट, क्योंकि जब आप स्टूडेंट के बीच में होते हो, और स्पेशली अगर मेरा लंबा पीरियड ग्रामीण परिवेश का रहा है विशाल जी, तो मैं कहूँगी जो हमारे गांव वाले बच्चे हैं, कोई भी बच्चे की अगर हम छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं, और जब वो बच्चा ग्रो करता, आगे बढ़ता, कुछ अचीव करता है, तो आपको लगता है कि आपने सही में कुछ किया है, कुछ दशा दी है। अब जैसे हमारे कुछ बच्चों की फंडिंग रहती है हमारी, कुछ स्कूल्स की, कुछ कॉलेज के बच्चों की, तो कुछ इंजीनियरिंग के, डिप्लोमा के बच्चे हैं, और जब लगता है कि वो बच्चे अपने पढ़ाई करके एक अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, तो निसंदेह आप पे और जिम्मेदारी आती है काम करने की। मैं ऐसा कोई किस्सा जानना चाह रहा था, कोई बच्चा अव्वल दर्जे पे निकला हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना हो, अच्छी पोस्ट हो, आपके साथ दोबारा वाकया मुलाकात हुआ हो कि आपको लगा उस समय पैसे उसके पास नहीं, कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसा टीचर्स का आपका रहा हो, कहीं आप बाहर आउटिंग कैंप आपके लगे हैं स्काउटिंग के, उस पर मैं आऊँगा, पर मैं जानना चाह रहा था कोई आपका पर्सनल ऐसा रहा हो तो। हाँ, जैसे अभी मेरे 29 साल के कैरियर में अभी जो मुझे कुछ टाइम पहले कुछ बच्चे मिले हैं, तो 15-20 बच्चे ऐसे हैं, कोई आर्मी में है, कोई दिल्ली मेट्रो में है, कोई जेई लगा है, कुछ बच्चे रेलवेज में हैं, कुछ प्राइवेट जॉब्स में हैं, और जब वो बच्चे मिलते हैं तो निसंदेह आपको फक्र महसूस होता है कि कुछ बच्चे आपने ऐसे दिए हैं कि जो दूसरों को भी प्रकाश देंगे। मैम, एक
टीचर के साथ मेरी कभी वार्तालाप हो रही थी, तो वो कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट जो है मेरे करियर में अगर दोबारा वो टीचर बन के आ जाता है मेरे सामने, तो वो एक बहुत खुशी का पल होता है। क्या अभी ऐसा हुआ है आपके साथ इस हाल फिलहाल के करियर में? नहीं नहीं, हाल फिलहाल के करियर में अभी मेरी स्टूडेंट्स कुछ हैं जो 2-3 बच्चियां पीएचडी कर रही हैं, कुछ बच्चियां मास्टर्स कर चुकी जो एमडीयू में अपना टॉप किया है, 2 बच्चियां म्यूजिक से कर रही हैं। मेरी 2 बच्चियां दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें गांव की बच्चियों को कहा जाता है कि उन बच्चियों को शुरू से ये कहा गया था कि नहीं तुम डीयू में कहाँ से एडमिशन होगा, और वो 2 बच्चियां मिरांडा हाउस से उन्होंने ग्रेजुएशन की, और सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं की, वो हिंदी साहित्य में अपने प्रेसिडेंट तक रही हैं। जी। तो निसंदेह मैं ये कहती हूँ, उन बच्चों का एक मोटिव है कि हमने सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आने वाले समय में हम भगवान से दुआ करते हैं कि उन बच्चों का सपना पूरा हो और हम भी फक्र से कह सके कि हाँ, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। जी मैम, 29 साल का एक करियर और उसके अंदर एक आपका जो वुमन एम्पावरमेंट को लेकर एक अभियान आपने रोटरी के साथ चलाया, जी। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि क्या अभी ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की? आपने जो काम किया उसमें बताइए और फिर मैं थोड़ा सा उसमें टॉप अप करके क्वेश्चन लूँगा। हाँ, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत मिड टाउन का, कि उस समय उनके प्रधान तिवारी जी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए W1000, जिसकी कि मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रही। उन्होंने मुझ पे एक विश्वास जताया, और जो कि मैं एक रोटेरियन भी थी, तो हमने अपने ग्रामीण परिवेश के 4 स्कूलों से 1000 बच्चियों को चुना और एक पूरा कंप्लीट पैकेज तैयार किया, जिसमें हेल्थ हाइजीन, योगा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप, उनका लीगल अवेयरनेस, करियर काउंसलिंग, उनके मेडिकल चेकअप, और उन स्कूलों में जो 2 स्कूलों में तो जो बेसिक बुनियाद थी, टॉयलेट्स का, सैनिटरी नैपकिन्स की, वेंडिंग मशीन का, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मदद हुई उन्होंने किया, और इसमें हमें प्रशासन का बहुत सहयोग मिला। सिविल हॉस्पिटल सोनीपत से पूरे हेल्थ चेकअप कैंप चले। हमारे सोनीपत के ही प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने सेशन लिए जागरूकता के, हेल्थ हाइजीन के, और मैं कहूँगी उस समय सुशीला मैम डीएसपी मैम होती थी, उन्होंने सेल्फ डिफेंस के सेशन इन 4 स्कूल्स में करवाए, अपनी दुर्गा वाहिनी शक्ति की ट्रेनर भेज के। फिर यहाँ पे अपने सोनीपत से डालसा के जज साहब तैयब हुसैन जी, अमित शर्मा जी गन्नौर से सीजेएम, इनके और कुछ एडवोकेट्स के सेशन लिए जो लीगल अवेयरनेस के। कुछ हमने एक्सपर्ट बुलाए बाहर से, जिन्होंने करियर पे उनको बच्चों को कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। कुछ बच्चों के उन्होंने इतने अच्छे कैंप किए कि एक DSLA होता है कि जिसमें हमारे बच्चे नोएडा जैसी MIT यूनिवर्सिटी में जाके जब हमारे बच्चों ने परफॉर्म करते हैं, और वहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं DPS स्कूल, मॉडर्न स्कूल, 12 खंबा दिल्ली के जो हाई फाई स्कूल आते हैं, और वो मोमेंट मुझे आज भी याद है MIT यूनिवर्सिटी का, जब हमारे बच्चे एकदम से सहम गए थे कि हम यहाँ स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े बड़े स्कूल से बच्चे आ रहे हैं। और वो हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस ऐसी गई थी कि पूरा हॉल, उस ऑडिटोरियम में करीब 2000 के करीब बच्चे थे और इतने पदाधिकारी थे, एक स्टैंडिंग अवेशन हमारे बच्चों को मिली थी। और ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में मदद किया। तो कहीं ना कहीं जो वो छोटे छोटे काम रहे रोटरी की मदद से, वहाँ से बच्चों में कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि वो बीच बीच में काफ़ी अच्छे सेशंस करते थे, बच्चों के मोटिवेशन करते थे, ग्रुप बनाते थे, तो उससे निसंदेह बच्चों के कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी हुई, और कहीं ना कहीं उनको एक विज़न भी मिला कि उनको 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। एक शिक्षा ही नहीं है, देयर आर सो मैनी थिंग्स कि आप आगे जाके अपने जीवन में कर सकते हैं। जी मैम, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे सेशन गवर्नमेंट को रेगुलर नहीं करने चाहिए हर स्कूल में। गवर्नमेंट्स के जी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि करिकुलम पाठ्यक्रम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पर मैं ये चाहूँगी कि हमारे समाज में इतने सारे NGOs हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं, और वो संस्थाएं मैं यूँ भी नहीं कहूँगी कि काम नहीं कर रही हैं,
बट और बेहतर काम कर सकते हैं अपने आसपास। अगर हम सोनीपत की बात करें तो कुंडली है, बड़ी है, या सोनीपत में भी कितने इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडस्ट्रीज़ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में काफ़ी कर भी रहे हैं। और बेहतर तरीके से अगर एक तालमेल बन जाए तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। तो मैम जैसा आपने बताया कि हाइजीनिक और सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक क्वेश्चन आता है मैम सेक्स एजुकेशन को लेकर के, जी जी अभी रिसेंट की हम बात करेंगे, कोई श्रद्धा हत्याकांड हो या निर्भया हो, कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, पर विलेजेस में अभी भी ऐसा है जहाँ एजुकेशन नहीं है, जो पिछड़े हुए एरियाज अभी भी हैं, बिल्कुल वहाँ ये सीन्स होते रहते हैं। बिल्कुल। तो उसको कैसे आप एज अ टीचर बताना चाहेंगे कि भाई कवर अप किया जा सकता है, क्या एजुकेशन पॉलिसी उसमें होनी चाहिए कि बच्चा समझे कि फिजिकल के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, जैसे अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें, अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो हमारे डिपार्टमेंट्स के भी हैं काफ़ी, बालिका मंच है, सेक्स हरासमेंट कमेटीज़ भी बनी हुई हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि हमें अपनी बेटियों को ही जागरूक करना, अपने बेटों को भी उतनी ही जागरूकता, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जो कि ऐसा हम लोग बीच बीच में करते भी रहते हैं कि बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी जगाने की उतनी ज़रूरत है। तो ये जो जागरूकता के कार्यक्रम हैं, ये बीच बीच में सरकार के भी आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, जब जिस भी विद्यालय में हम अध्यापक हैं, हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर महीने में 2-3 सेशन भी हम लें, जैसे सैटरडे ले लिया या मॉर्निंग असेंबली में ले लिए, तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं। एक मैम गर्ल्स स्कूल और को एजुकेशन आप क्या प्रेफर करती हैं? को एजुकेशन। को एजुकेशन जी जी, बच्चों की ग्रोथ के लिए, लड़के और लड़कियों की, क्योंकि जो 9 से 12th एज का, जो टीन एज का जो टाइम रहता है बेटियों के लिए और बेटों के लिए, एक जो क्यूरियोसिटी वाला टाइम रहता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति उनका रुझान जो आता है, को एजुकेशन होने से मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जब आप साथ पढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में कीड़ा आता ही नहीं है, वो चीज़ें नॉर्मली अपने आप सेटल हो जाती है। तो मेरी नज़र में तो प्रेफरेंस क्या है, एक ग्रोथ के लिए, कंपटीशन के भाव के लिए को एजुकेशन इज मस्ट। मैम महिला सशक्तिकरण की बात होती है, कानून भी होते हैं लेडीज के लिए स्पेशल, के अवमानना ना हो किसी की, भारत को भी माता के नाम से, भारत माता हमारे देश भूमि को जो है हमारी कहा जाता है। तो मैम आजकल इस चीज का कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं, जैसे एक मॉडल है कोई उर्फी जावेद करके, वो क्या महिला सशक्तिकरण है? अंग प्रदर्शन एक चीज आ गई है, क्योंकि मैम पहले बुक्स होती थी, आज टेलीफोन है, कोरोना आया तो सबके हाथ में फोन है, डिजिटल इंडिया बन गया, तो इसमें मैम वो चीजें भी हैं, इंस्टाग्राम और रील्स चल गई हैं। बिल्कुल मैम मैं समझता हूँ हमारा सेशन कोई देखे ना देखे, पर वो दूसरे सेशंस जो चल रही हैं रील्स, वो जरूर लोग देखते हैं, तो उस पर क्या आप कहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। आजकल हर कोई रील बना के डाल रहा है, हर कोई कुछ भी, ऐसी नहीं है, कुछ रील्स बहुत अच्छी भी हैं, बट कुछ भी परोसा जाने लगा है, ये यूट्यूब कह लें, इंस्टाग्राम कह लें। और इस गिरफ्त से मैं कहूँगी जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, वो समय से पहले मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जो कोरोना काल में फ़ोन आपके हाथ में आया तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई, क्योंकि जैसे ही आप उन पे मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए थी वो मॉनिटरिंग नहीं हुई, और जो कितना भी ऐसा कंटेंट जो तुरंत आप जैसे ही फ़ोन ऑन करते हैं हर तरीके का कंटेंट आपके सामने आता है, तो उस समय क्योंकि बच्चों में क्यूरियसिटी रहती है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी अगर असभ्य कंटेंट सामने आता है, चीज़ सामने आती है, तो वो उत्सुकता बस उसको ज़रूर खोलने की कोशिश करेगा। और उसमें हम कहेंगे कि बच्चे बच्चे ना रह के एज से पहले, समय से पहले वो बच्चे मैच्योर हो गए, और मैच्योर भी बहुत गलत भाव में। आप ये देखिएगा कोरोना काल के बाद जब बच्चे नॉर्मल स्कूल खुले, हम स्कूल की बात करते हैं, तो बच्चों के चेहरे पे अलग ही भाव थे, और वो चीज़ें अब ये 2 साल के पीरियड में बच्चे कहीं ना कहीं नॉर्मल ट्रैक पे आ रहे हैं। बट क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो हम उस चीज़ से भी नहीं, बट मैं
पेरेंट्स को भी एक एक छोटी सी मेरी गुजारिश रहेगी कि जब आपके बच्चे के हाथ में आपका फ़ोन है तो आपकी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे पे चेक रखें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, और उसको बैठ के ओपनली बात करें, वो समझाएं भी कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है, आपको क्या देखना और क्या नहीं देखना। और बिना पेरेंट्स के चेक के वो चीज़ें संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत सुंदर जो है संदेश है एक गुरु का पेरेंट्स के लिए। आपकी निगरानी बहुत ज़रूरी है कि कर क्या रहा है बच्चा फ़ोन के अंदर। जैसे पहले किताबों में फ़ोटो रख लिया करते थे, अब वो फ़ोन है, हिस्ट्री भी डिलीट हो जाती है। सो एक शार्प आई बहुत ज़रूरी है बच्चों बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो मैम, वैसे स्कूल में बच्चा ज़्यादा समय रहता है तो एक वो माहौल भी अच्छा होना चाहिए। नहीं, अभी जैसे बात करते हैं हम, अगर टैब हमारे स्कूल्स में गवर्नमेंट की तरफ से सबको टैब दिए गए हैं, बच्चों को 9 से 10 से 12 तक। जी। अब आप ये मान के चलिए कि टैब में भी बच्चे कितने स्मार्ट है, टैब में भी इंस्टॉल भी कर रखे हैं सारे ऐप्स वगैरह, क्रैक करवा रखे हैं बच्चों ने। अब अच्छा, वो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट के इंस्टॉल है, उसे क्रैक करा लेते हैं वो। हाँ, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैब मिले हुए हैं हमारे बच्चों को, उसमें सिर्फ उनके पढ़ाई से संबंधित ऐप है। अच्छा। लेकिन बच्चों ने, और मुझे इतना भरोसा मैं जरूर कर सकती हूँ कि पेरेंट्स अवेयर नहीं है कि बच्चों ने वो टैब क्रैक करवा के उनमें और बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करवाई। टेक्नोलॉजी का एक दुष्परिणाम ये दुष्परिणाम है। और अभी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी आए हैं, तो अभी रिसेंटली हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी का भी और हमारे डिपार्टमेंट से भी बड़े अधिकारियों का एक चेक आया है कि अगर जो गवर्नमेंट से जो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जो ऐप डले, उनके अलावा अगर बच्चों के टैब में कोई और ऐप मिलेंगे तो बच्चों से टैब वापस ले लिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अभी चेक भी स्टार्ट हो गया है। बट उन सब के बावजूद भी पेरेंट्स को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जी मैम, रेप का जो मुद्दा आता है एक, तो कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े जिम्मेदार हैं उसमें। और कपड़े मैम आप देख भी रहे हैं, पहले जो था एक सभ्य चीज़ें थी, आज वेस्टर्नाइजेशन आ गया है। दिल्ली गुड़गांव में तो हम देखते हैं फटी हुई जीन्स, शॉर्ट्स, ठीक है। अब उस मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि कपड़े जिम्मेदार हैं, बट मैं आपके विचार उस पर जानना चाहूँगा, क्या सभ्यता उसमें झलकती है? बिल्कुल ठीक बात है। हम ये दिल्ली और गुड़गांव की बात नहीं करेंगे, आप अपने सोनीपत की बात लेते हैं तो आप शहर में निकलिए, हमारे बच्चे भी। लेकिन अगर हम आधुनिकता का नाम फुअड़ता नहीं है, अगर हम एक तरफ हम बात करते कि हम आधुनिक हो गए हैं, तो पहनावे से आप आधुनिक नहीं बनते। आपका विचार क्या है, आपका आचरण क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट, आप किस मुद्दे पे कैसे बात करते, वो मेरे मायने में तो वो आधुनिकता है। हाँ, ये भेड़ चाल है, भेड़ चाल है कहीं ना कहीं। ले दे के बात वही आ गई, हमारे बच्चों में भी अभी अधकचरा ज्ञान है। तो वो जो डिफरेंस है आधुनिकता का, कि कपड़ों से आधुनिकता दिखती है या अश्लीलता है या और कुछ है, तो अगर छोटे कपड़े पहनने वाला, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बच्चा सभ्य नहीं है या और कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसमें जो हमारा माइंड सेट है, तो कहीं ना कहीं यही है कि नहीं, हमारे देश में, हमारे परिवेश में, भारतीय परिवेश में कपड़े की सभ्यता, हमारे पहनावे की सभ्यता को आज भी प्रमुखता से लिया जाता है। तो और अगर हम तरीके से ड्रेसअप हैं और हमारे विचार अच्छे नहीं है तो शायद हमें उसका पता नहीं लगता। लेकिन जो आम आता है, एक आम धारणा है, लोग बाग, किसी ने छोटे कपड़े पहन लिए और कुछ है, तो हम एक जनरल परसेप्शन बन जाता है लोगों का, हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं नहीं फुअड़ता है, सभ्य है। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम एक तरफ ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की भी करे, हम मॉडर्न भी बने, आधुनिक भी बने, तो इन सारी चीज़ों पे बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि हम आधुनिकता को तो अपनाएं लेकिन एक सभ्यता के साथ। अब मान के चलिए कि जो हमारा भारतीय पहनावा है,
साड़ी में कौन महिला सुंदर नहीं दिखती, बहुत सुंदर तरीके से सूट सलवार पहनते हैं। आप कपड़े पहनिए, जीन्स टॉप पहनिए, लेकिन आप वो पूरे तरीके से पहनिए, बच्चा अच्छा लगेगा, स्मार्ट लगेगा। तो अंग प्रदर्शन सभ्यता नहीं है, आधुनिकता नहीं है जी। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट लाइफ में आती हैं, और मैं यही अपने चैनल के माध्यम से अपील करूँगा, उनसे बच के आप रहिए। जो बंदा आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी क्लियर करके जाता है, किताबों में से अपना दिमाग निकाल के जो जाता है ना एक जर्नी लेके, वो इन सब चीज़ों से बचा हुआ होता है मोस्टली। अगर वो इनमें फंस गया होता तो मैम मैं समझता हूँ वो नहीं, वो अपना वो अचीव नहीं कर पाते। मैम, आप इतिहास की टीचर हैं, और आजकल ये तथ्य कहा जाता है कि इतिहास के साथ भारत की बड़ी छेड़छाड़ की गई है, और जो इतिहास भारत का दिखाया जाना चाहिए, जाट नेता या राजपूत नेता, जो राजा थे, महाराजा थे, दिखाए जाने चाहिए थे, उनकी जगह जो है मुगल्स ने ली है, या अटैक्स ज़्यादा दिखाए गए हैं। कुछ सिलेबस भी अभी पीछे रिसेंटली एनसीईआरटी में चेंज हुआ है। तो इस पे आपका क्या मत है, क्योंकि आपने भी मैम स्टडी करी है उस टाइम पे, अब आप पढ़ा भी रही हैं। हाँ, जो अभी हमारा जो लास्ट ईयर भी पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, पहले जैसे रूसी क्रांति थी हमारी, नाजीज़म था, या मुगल्स का काफ़ी दिखाया गया, लेकिन अभी जो इतिहास में बदलाव आया है उसमें हमारी भारतीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता, या अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी रहे हैं या वीर रहे हैं, उन पे एम्फेसाइज किया है और वो करिकुलम में चेंज किया है, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमारे भारत के इतिहास को समझे। क्योंकि पहले हमारे पास क्या तथ्य थे, कुछ पांडुलिपियाँ थी, कुछ डायरियाँ थी, या ऐसा हम नहीं कहते कि ब्रिटिश शासनकाल में काफ़ी अच्छा भी किया, हमारे अभिलेखागार भी बनाए, हमें वहाँ से भी कुछ स्रोत मिले, बट आप ये इतिहास रहा है, आप देखिएगा कि इतिहास में क्या लिखा जाता, उस समय जो चल रहा था वो अपना ही इतिहास लिखाते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारे सिलेबस में भी बदलाव आया है, तो भारतीय इतिहास की काफ़ी चीज़ें शामिल की गई, हमारे देश के गौरव के जितने भी खिलाड़ी भी रहे हैं उनको भी जगह दी गई है, ताकि जो हमारे देश के जो जनता है, जो नवनिर्माण है, हमारे राष्ट्र निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि आप मान के चलिए कि 2035 तक भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 2035 तक सबसे ज़्यादा युवा रहने वाले हैं विश्व में। तो वो अब जो युवा है, जो राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं आगे जाके, तो उनको हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास से भी परिचित करवाने के लिए तो इतिहास की बुकों में भी काफ़ी बदलाव लाया गया है, हमारे भारतीय इतिहास को उसमें काफ़ी शामिल गया। हाँ, जब हम स्टूडेंट थे हमने मुग़ल साम्राज्य भी पढ़ा, हमने रूसी क्रांति भी पढ़ी, तो हमने पूरा फ्रांसीसी क्रांति भी पढ़ी, था पहले था। अब उसमें बदलाव काफ़ी बदलाव आया है, सिलेबस हमारे जो भारतीय प्राचीन इतिहास रहा है उसमें काफ़ी उन चीज़ों को शामिल किया गया। सही मानते हैं? हाँ, बिल्कुल पता होना चाहिए, देश के गौरव के लिए बिल्कुल पता होना चाहिए। मैम, एक विषय है धर्म, तो एज अ गुरु धर्म क्या है, आपके विचार क्या हैं? हाँ, देखिएगा, अगर हम धर्म करें, हिंदू धर्म, सिख धर्म, धर्म पे ना जाके अगर धर्म का सीधा मतलब लिया, तो धर्म एक आपको उन्नत जीवन, एक सही दर्शन, कैसे जीवन में आगे बढ़ना वो सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म। सभी धर्म की अगर आप शिक्षाओं को लेके देखते हैं तो एक ही शिक्षा देखते हैं कि भाई भाई है, भाईचारा, आपस का प्रेम, सौहार्द, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं सभी धर्म। लेकिन समय के साथ सभी अपने अपने धर्म का अलग अलग मतलब निकालते हैं। जी मैम, काफ़ी समय मैंने आपका लिया है और काफ़ी विचार आपने रखे हैं जी। और 12th तक आप पढ़ा रही हैं एज ए लेक्चरर। तो मैं एक चाहूँगा कि वीडियो के माध्यम से जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, एक संदेश आप क्या उनको देना चाहेंगी कि कोई ऐसी 3 से 5 बातें आप बताइए जो हर स्टूडेंट को जीवन में उतारनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जीवन में कुछ भी बनिए, एक अच्छे इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। जी। अपना आचरण सही रखिए, शिष्टाचार, सभ्यता बहुत ज़रूरी है, तो जो कि एक मूल मंत्र है एक विद्यार्थी जीवन के लिए।
अगर आपका व्यवहार आचरण सही होगा तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बहुत बड़ी कहावत है, सम्मान दीजिए सम्मान पाइए। जी जब आप अपने गुरुओं का, माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपको निसंदेह, क्योंकि एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का कि जैसे चीज़ें आप दीवार पे बॉल फेंकेंगे तो वो आपकी तरफ आएगी। तो अगर आप एक अच्छे संस्कार लेके चलेंगे, अच्छे विचार लेके चलेंगे, तो वैसे ही आपको मिलेंगे और आप समाज में एक अच्छा बदलाव लाएंगे। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छा व्यवहार रखिए और अच्छी चीज़ों को फैलाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासित जो रहेगा वो निसंदेह जीवन में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, डिसिप्लिन इज मस्ट, और इंद्रियों पे काबू पाना भी एक तरह से डिसिप्लिन ही है, उसी का एक हिस्सा है। अगर आप सुबह 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, तो वो डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन नहीं है, बॉडी खराब होगी, माइंड भी खराब होगा। तो बिल्कुल। यही से आप सीख सकते हैं। मैम, कोई 2 किताबें स्टूडेंट्स के लिए मैं चाहूँगा आपका रिकमेंडेशन, कि ये ज़रूर हर व्यक्ति को, स्टूडेंट हो, क्योंकि लाइफ में इंसान, मैं समझता हूँ, बूढ़ा होने तक सीखता रहता है। जी जी। अगर अगर हम छोटे बच्चों की बात करें स्कूल लेवल तक, तो जी। बच्चे अपनी जो उनका पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, हिंदी की पुस्तक में इतनी महाभारत लगी हुई है, उनके रामायण के पाठ है, उनके नैतिक शिक्षा की किताबें में अच्छी अच्छी कहानियाँ, अगर वो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ते हैं तो उन्हीं में उनको व्यवहारिक ज्ञान और बहुत सारे आचरण की चीज़ें सीखने जी। को मिलती हैं। आप उनको पूरी तरह से पढ़िए, वो चीज़ें आपको अच्छा नंबर लाने में भी जी। सहायक करेंगी। जी। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप 2-3 पुस्तकें ज़रूर पढ़ें, अपने ग्रंथ ज़रूर पढ़िए। और जो विद्यार्थी जीवन में तो पढ़ाई के साथ साथ आप जो सम्यक ज्ञान की पुस्तकें हैं वो ज़रूर रखिए और अपने आप को अपडेट रखिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, आपको नेट पे सब कुछ है और बिना मोबाइल आपका कोई काम नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई से संबंधित जितने भी सम्यक ज्ञान की चीज़ें हैं आप ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही अपने पढ़ाई से संबंधित या जो भी जिस भी फील्ड में 12th के बाद जाना है तो आप वो पढ़ाई कीजिए। जी मैम, सारी बातें हो गई, समय काफ़ी ले लिया, और एक चीज़ जो है रह गई, वो है स्काउट्स। जी। और दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर स्कूल में नहीं होती, जैसे एनसीसी है, जी, नेशनल कैडेट कोच है, एनएसएस है। ऐसे ही दोस्तों एक स्काउट्स एंड गाइड्स है। तो मैम, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताएं क्या चीज़ है और फ़ायदे क्या हैं, ज़िंदगी में क्या फ़ायदा उससे हो सकता है। हाँ, स्काउटिंग, वैसे तो स्काउटिंग क्या है, गुप्तचर बोल सकते हैं जी। कि इस स्काउटिंग में आप ये देखिएगा, इंडो चाइना वार हुआ या और कुछ भी बॉर्डर पे छोटे छोटे बच्चों की सेना तैयार करते हैं। छोटे बच्चों पे कोई शक भी नहीं करता कि छोटे बच्चे खेलते खेलते सेना की तरफ जाके कि वहाँ पे क्या हरकत हो रही है, और वो आके अपनी सेना को बताते। ऐसा इतिहास रहा है। और स्काउटिंग को सही कहे तो कि कैसे हमें छोटी छोटी कम सुविधाओं में हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, विकट परिस्थितियों में हम बहुत नॉमिनल चीज़ों के साथ कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और ये कहें तो स्काउट एक मिनी आर्मी है, एक सच्चे आर्मी की तरह वो एक छोटी आर्मी है जो आपदा की, किसी भी आपदा की स्थिति में, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो या और भी कोई आपदा आती है, तो जो स्काउट वाले बच्चे रहते हैं वो हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और स्काउट आपको एक अनुशासन में रहना सिखाती है। दूसरा, विकट परिस्थितियों में हमें कैसे जीना है, क्योंकि जो स्काउटिंग में का श्रेय जो भारत में लाने का पंडित मदन मोहन मालवीय और वाजपेयी जी को जाता है। उन्होंने यही कहा था कि भारत के बच्चों में इतना हुनर है, इतना गुण है, वो इतने ताकतवर हैं। जब वो बच्चे, क्योंकि पहले सिर्फ स्काउटिंग का जन्म जर्मनी से है और पहले भारतीय बच्चों को स्काउटिंग में आने का वो मानते नहीं थे कि भारत के बच्चे इस लायक हैं। तो श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी को और वाजपेयी जी को जाता है कि उन्होंने
करीब करीब 1942 से और उससे भी पहले भारत में स्काउटिंग लाए। और आज के दिन अगर हरियाणा में बात करें तो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स और भारत स्काउट एंड गाइड्स, ये दो संस्थाएं हैं, दो पार्ट है, दोनों का मोटो एक है, दोनों का काम है। और मैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की सोनीपत ज़िले की डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर गाइड सेक्शन से हैं। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम 3 स्टेट अवार्ड करवा चुके हैं। और एक करीब करीब हमारे माननीय राज्य सचिव नवीन जयहिंद जी का भी एक बहुत बड़ा सपना है कि हम हरियाणा में 1 लाख बच्चों की जम्बूरी करवाएं। जम्बूरी होती है कि पूरे हरियाणा से या पूरे देश से बच्चे आएँ और वो आके किनके क्या क्या हुनर है, किसने क्या क्या सीखा है, वो उसका प्रदर्शन करे। तो उसी के मद्देनज़र हमारे माननीय जयहिंद सर रक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से, और अभी रिसेंटली वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कल हमारे राज्य सचिव महोदय मिले हैं। तो एक ये सोच है कि हरियाणा के हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो और सरकारी स्कूल हो, और मेरा भी एक विशेष मानना है कि एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग, ये हर स्कूल में मैंडेटरी होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बच्चों में देश प्रेम की भावना, उनमें एक सेल्फ जिसको बोलते हैं कि अनुशासन की भावना, और कैसे हम अलग अलग परिवेश और अलग अलग जो भागों से, क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, तो हममें कैसे हम उनके साथ मिलके एक नई चीज़ सीख सकते हैं, कैसे हम ग्रुप में रह सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें स्काउटिंग सिखाती है। और हम तो यही चाहेंगे कि ये हर स्कूल में ये होना चाहिए, स्काउटिंग हर कॉलेज में होना चाहिए। कॉलेज में रेंजर रोवर होते हैं और गाइड और स्काउट स्कूल लेवल पे होते हैं। तो दोस्तों, सभी स्टूडेंट से भी मैं ये अपील करूंगा कि कोई ना कोई ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करके रखिए जो आपसे मेहनत कराती है, आपको डिसिप्लिन में ढालती है, आपके जीवन में हमेशा काम आएगी वो चीज़। मैम, एक सोशल कॉज और आप जुड़ी हुई हैं माँ भारती रक्त वाहिनी से, आपने कितनी बार ब्लड डोनेट मैम किया है आज तक? नहीं, मैंने चूँकि पीछे हमारा एक्सीडेंट हो गया था तो ब्लड की काफ़ी, और मेरी अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम थी, बहुत सालों से मैंने कोई डोनेशन नहीं किया है। मैंने अब तक 8 से 10 बार डोनेशन किया है। लेकिन मेरे दोनों बेटे वो साल के उनके हो जाते हैं, हर तीसरे महीने वो दोनों बच्चे ब्लड डोनेशन करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप ब्लड डोनेट करेंगे, ये एक सोशल कॉज है। एक व्यक्ति अगर खूनदान करता है दोस्तों, 3 लोगों की वो जान बचाता है। हमेशा की तरह मैं ये अपील करूंगा, रक्तदान जीवन दान है, तो अपने जीवन में एक बार जरूर रक्तदान करिए। एक बार आप रक्तदान करेंगे, दूसरी बार आप स्वयं करेंगे, किसी के कहने की जरूरत नहीं होगी। तो मैम, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमने करी है। होपफुली ये सभी लोग देखें, और मैं समझता हूँ कोई एक भी अगर प्रेरित होता है, किसी के जीवन में बदलाव आता है, तो हमारा वीडियो बनाना सफल होगा। आपने समय दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू विशाल जी, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने सेशन के लिए मुझसे बात की। तो निसंदेह आप ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ते रहें, और इतने ही एक समाज सुधारक का, क्योंकि कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, हम छोटे छोटे कार्य करने से एक बड़ा बदलाव दिखता है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और लोगों को मोटिवेट करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार जी।